थार की रात हमेशा खामोश नहीं होती है, कभी कभी रेत भी सांस लेती है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो जैसलमेर के पास बसे एक वीरान गांव कुलधारा की एक बहुत ही अजीब कहानी बताते हैं। नाम है कुलधारा का भूतिया दिया। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसमें कुछ ऐसे प्रतीक हैं जैसे एक जलता हुआ दिया या फिर वो रेत में बदलता इंसान, काली आंखें, जो हमें मतलब इतिहास और यादों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और आज हमारी कोशिश इसी कहानी की परतों को खोलने की होगी। हमारे जो स्रोत हैं वो 4 दोस्तों की कहानी बताते हैं, रवि, अमन, सिया और कबीर। अच्छा। और ये एक गाइड की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। गाइड ने साफ कहा था, सूरज ढलने के बाद कुलधारा मत जाना। और क्यों? वहां जो रुकता है वो पूरा वापस नहीं आता। चलिए देखते हैं कि इस चेतावनी के पीछे का सच क्या था। तो कहानी शुरू होती है रात के लगभग 9 बजे। चारों दोस्त कुलधारा के खंडहरों में पहुंचते हैं। माहौल एकदम वैसा है जैसी किसी भूती जगह से मतलब उम्मीद की जाती है। टूटी दीवारें, खामोशी। हाँ, खामोशी को चीरती हवा की आवाज, और सबसे जरूरी, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। पूरी तरह से दुनिया से कट चुके हैं वो। और तभी सिया को कुछ ऐसा दिखता है जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वीरान टूटे फूटे घर के अंदर एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा है, सदियों से उजड़े हुए गांव में। हाँ, रोशनी का एक अकेला स्रोत। ये देखते ही मेरे मन में भी पहला सवाल यही आया कि ये क्या है? कोई मजाक कर रहा है या कोई जाल है? ये एक बहुत ही दमदार इमेज है। एक दिया जो आमतौर पर उम्मीद का, जिंदगी का प्रतीक होता है, उसे कहानी ने एक ऐसी जगह पर रखा है जो मौत और वीरानी का प्रतीक है। सही बात है। तो ये शुरू से ही एक विरोधाभास खड़ा कर देता है। ये रोशनी रास्ता दिखा रही है या भटका रही है? और उनकी जिज्ञासा उन्हें खींचकर उस घर तक ले ही जाती है। वे अंदर झांकते हैं और क्या देखते हैं? देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने बैठी है और उसकी आंखें, स्रोतों में लिखा है कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। पूरी तरह से काली मतलब आंखों का सफेद हिस्सा भी नहीं था? कुछ नहीं, बस काली काली आंखें। लोक कथाओं में ये अक्सर किसी ऐसी चीज का प्रतीक होती हैं जो इंसानी नहीं है या जिसमें आत्मा नहीं है। ये एक तरह से खालीपन को दर्शाती हैं, जैसे वो देख तो रही हैं पर उनके पीछे कोई नहीं है। और वो औरत बहुत धीमी आवाज में कहती है, बहुत देर कर दी बेटा, आखिरी दिया बुझने वाला था। ओहो। ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन दोस्तों में से एक, अमन, वो थोड़ा मजाक के मूड में है। वो पूछ लेता है, आप कौन है अम्मा? यहाँ तो कहते हैं कोई नहीं रहता। और ये मजाक मुझे लगता है कहानी का रुख मोड़ देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा पल है जहाँ हमारी आज की दुनिया का जो हल्कापन है वो उस जगह की सदियों पुरानी गंभीरता से टकराता है, और नतीजा जाहिर है अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। जैसे ही अमन ये सवाल पूछता है, वो औरत कुछ कहती नहीं, बस उस दिए को फूंक मारकर बुझा देती है और घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक वीरान गांव नहीं रहता। नहीं, अब वो जाग उठता है। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगती हैं, एक नहीं हजारों, और आवाजें कह रही हैं, हम गए नहीं थे, हमें रोका गया था। हम गए नहीं थे, हमें रोका गया था। हाँ, और तभी दीवारों से परछाइयां उभरने लगती हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, और उन सब की आंखें भी उस बूढ़ी औरत की तरह पूरी तरह से काली हैं। ये एक लाइन, हम गए नहीं थे, हमें रोका गया था, ये पूरी कहानी को बदल देती है। कुलधारा की जो आम कहानी हम सुनते हैं वो ये है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ दिया था। हाँ, अपनी मर्जी से। लेकिन ये स्रोत एक अलग ही बात कह रहा है कि उनका जाना उनकी मर्जी नहीं बल्कि एक मजबूरी थी, एक तरह का अन्याय था। वो बूढ़ी औरत अंधेरे में बताती हैं, हम कुलधारा छोड़ कर गए थे, लेकिन हमारी आत्माएं यहीं कैद रह गई हैं। जाहिर है ये सब देखकर चारों की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हैं। हाँ, वो वहां से भागते हैं। भागते हुए एक क्लासिक हॉरर ट्रोप होता ही है, कोई ना कोई गिरता जरूर है। हाँ, और यहाँ कबीर गिरता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और ठोकर खाकर गिर पड़ता है। रवि उसे उठाने के लिए वापस आता है और उसका हाथ पकड़ता है। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। हाँ, कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही रवि कबीर का हाथ पकड़ता है, उसे महसूस होता है कि वो हाथ ठोस नहीं है, मतलब वो रेत की तरह बिखर रहा है। उसकी आंखों के सामने कबीर का पूरा शरीर रेत के ढेर में बदल जाता है। पूरा शरीर? पूरा का पूरा। ये क्या था?
इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब सीधा उस गाइड की चेतावनी से जुड़ा है। वो पूरा वापस नहीं आता। अच्छा। यहाँ पूरा वापस ना आना का मतलब सिर्फ मरना नहीं है। रेत में बदलना इस बात का प्रतीक है कि उस जगह ने, उस रेगिस्तान ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो कुलधारा की जमीन का, उसकी यादों का, उसके दर्द का एक कण बन गया है। तो मतलब वो हमेशा के लिए वहीं रह गया? अगली सुबह गांव के बाहर सिर्फ 3 दोस्त मिलते हैं, रवि, अमन और सिया। गार्ड के पुराने रजिस्टर में उनकी गाड़ी की एंट्री के नीचे एक और एंट्री दिखती है, पुरानी स्याही में लिखी हुई। क्या लिखा था? कुलधारा 1825। 1825। ये तो वही साल माना जाता है जब गांव वीरान हुआ था। हाँ, ये तारीख उन्हें उस रात की घटना से सीधे इतिहास से जोड़ देती है। वो अब सिर्फ पर्यटक नहीं थे, वो उस 200 साल पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और जैसे ही वो इस तारीख को पढ़ते हैं, कहानी के मुताबिक दूर खंडरों में एक दिया फिर से जल उठता है। वाह! जैसे कह रहा हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और उस रात की एक निशानी रवि के साथ है। वो चलन? हाँ, उसकी हथेली पर उसी जगह जलन हो रही है जहां उसने कबीर का हाथ पकड़ा था। ये तो बस शुरुआत थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब उनके साथ शहर तक जाती है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। ज्यादातर भूताई कहानियां एक जगह तक सीमित होती हैं। आप उस जगह से निकल गए तो आप सुरक्षित हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं। बिल्कुल। वापसी में गाड़ी के शीशे में सिया को पीछे की सीट पर किसी की परछाई दिखती है। वो जोर से चिल्लाती है, पर जब मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। सिर्फ सीट पर थोड़ी सी रेत गिरी होती है। और उस रेत पर एक पैर का निशान। अमन कहता है, अरे ये तो हमारी ही जूतों की रेत होगी। लेकिन सिया गिनती है, 1, 2, 3, 4 और एक 5वां पैर का निशान। 5वां निशान, ये बहुत मायने रखता है। वो रेत और वो 5वां निशान इस बात का भौतिक सबूत है कि डर अब उस गांव तक सीमित नहीं रहा। वो अनचाहा मेहमान, वो आत्मा उनके साथ उनकी गाड़ी में, उनकी दुनिया में आ चुकी है। उसी रात होटल में खौफ और बढ़ता है। ठीक 12:07 पर रवि के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। रात में? हाँ। दूसरी तरफ से एक घुटी-घुटी आवाज आती है, दिया बुझ गया, अब कोई और रोशनी चाहिए। कॉल कट जाती है और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। अब कोई और रोशनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो आत्मा अब अंधेरे में है और उसे जिंदा लोगों की दुनिया में आने के लिए एक जरिया चाहिए। एक नया दिया। हाँ, एक नया दिया। और वो जरिया कौन होगा, ये भी शायद जल्द ही साफ हो जाता है। अमन घबराकर अपने फोन की टॉर्च जलाता है। रोशनी सीधा सामने लगे आईने पर पड़ती है। और आईने में उन्हें 3 नहीं 4 लोगों की परछाइयां दिखती हैं। चौथी परछाई कबीर की। हाँ, कबीर की। लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है और उसके होठ हिल रहे हैं, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, मैं अभी भी वही हूँ। आईना अक्सर सच दिखाता है, और यहाँ का सच ये है कि कबीर भले ही शारीरिक रूप से गायब हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उनके साथ है। वो एक पुल बन गया है जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच। और उसका जला हुआ चेहरा? हाँ, वो जला हुआ चेहरा शायद उस दर्द और पीड़ा का प्रतीक है जिससे वो गुजर रहा है, या फिर उस जलन का जो रवि की हथेली पर हो रही है। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता। वो अगली सुबह एक स्थानीय बूढ़े पुजारी के पास पहुंचते हैं। कुलधारा का नाम सुनते ही पुजारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो दरवाजा बंद करने लगता है। ये बात साफ करती है कि ये डर सिर्फ इन दोस्तों का वहम नहीं है। नहीं, यह स्थानीय लोगों के जहन में गहरी जड़ें जमा चुका है। ये एक आम बात है। ऐसी जगहों के राज अक्सर स्थानीय लोगों को पता होते हैं, लेकिन वो डर के मारे किसी से बात नहीं करते। रवि किसी तरह पुजारी को रोक लेता है और अपनी जलती हुई हथेली दिखाता है। तब जाकर पुजारी कांपते हुए उस शाप का असली मतलब बताता है, और ये वो नहीं है जो हम आम तौर पर सुनते हैं। क्या बताता है वो? वो कहता है, कुलधारा का शाप ये नहीं कि वहां कोई बस नहीं सकता। असली शाप ये है कि जो वहां किसी आत्मा को छू ले, वो आत्मा उसके साथ घर आ जाती है। ओहो। ये सुनते ही रवि की हथेली जोर से जलने लगती है। तो ये है कहानी का असली नियम। ये शाप जगह से नहीं, बल्कि एक जुड़ाव से, एक स्पर्श से बंधा है। वो स्पर्श एक अनचाहा अनुबंध बन गया, एक समझौता। हाँ, एक समझौता जो रवि ने अनजाने में कबीर की आत्मा से कर लिया था। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि कहानी का मुख्य पात्र बन चुका है। और पुजारी उन्हें आखिरी और सबसे भयानक चेतावनी देता है। वो कहता है, आज अमावस्या है,
रात 12 बजे अगर वो आत्मा तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले गई तो अगला दिया तुम्हारी याद में जलेगा। अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे घना होता है और माना जाता है कि दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है, कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। रात के 12 बजते हैं, होटल के कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है और तेज हवा के साथ अंदर रेत भरने लगती है। फिर से रेत? हाँ, वो रेत जमीन पर इकट्ठा होके कबीर का चेहरा बना लेती है और वो चेहरा कहता है, मेरी बारी पूरी हुई, अब तुम्हारी है। ये देखते ही रवि बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो होटल में नहीं होता। नहीं, वो कुलधारा के उन्हीं खंडहरों में होता है। और उसके सामने? उसके सामने सिर्फ कबीर नहीं, बल्कि उसके पीछे हजारों पलीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं खड़ी हैं। ये दृश्य अब सिर्फ डरावना नहीं है, इसमें एक तरह का दुख और भव्यता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। कबीर की आवाज आती है, लेकिन अब वो सिर्फ कबीर की नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं। और वो कहती हैं, क्या? हम शाप नहीं थे, हम गवाह थे। जिन लोगों ने हमें भगाया उन्होंने हमें इतिहास से भी मिटा दिया। एक मिनट, हम शाप नहीं थे, हम गवाह थे। ये तो पूरी कहानी बदल देता। हाँ। तो क्या ये आत्माएं असल में डरावनी है ही नहीं? क्या ये बस अपना सच बताने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल। और यहीं पर ये कहानी डर से हटकर दर्द की तरफ मुड़ जाती है। ये आत्माएं बुरी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें भुला दिया गया है। उनकी काली खाली आंखें शायद इसी बात का प्रतीक हैं कि इतिहास ने उन्हें देखा ही नहीं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया, उन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हें याद भी नहीं रखा गया। उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। वो बूढ़ी औरत जो अब उन आत्माओं के बीच खड़ी है बताती है कि दिया याद का प्रतीक है। वो कहती है, जब तक कोई हमें याद रखता है हमें जमीन से बंधे रहते हैं। तुम्हारी याद ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। ये एक बहुत गहरी बात है। यादें हमें जिंदा भी रखती हैं और कभी कभी कैद भी कर लेती हैं। इन आत्माओं के लिए लोगों की याददाश्त, जो उन्हें एक शापित गांव की तरह याद रखती है, एक बंधन बन गई है, मुक्ति का रास्ता नहीं। और अब रवि के सामने एक चुनाव रखा जाता है। उसके हाथ में अचानक एक माचिस आ जाती है और उसे एक आखिरी फैसला करना है। 2 विकल्प होंगे। हाँ, पहला विकल्प दिया जला दे। ऐसा करके वो उन सभी आत्माओं की जगह ले लेगा और हमेशा के लिए कुलधारा की एक और याद, एक और कहानी बनकर रह जाएगा। मतलब वो खुद वहां फंस जाएगा हमेशा के लिए। उसके दोस्त उसे याद रखेंगे लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प, दिया हमेशा के लिए बुझा दे। ऐसा करने पर वो उन सभी हजारों आत्माओं को यादों के इस बंधन से आजाद कर देगा, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? वो खुद सबकी यादों से मिट जाएगा। उसके दोस्त, उसका परिवार, कोई उसे याद नहीं रखेगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये एक असाधारण नैतिक दुविधा है। एक तरफ व्यक्तिगत अस्तित्व है, दोस्तों और परिवार की यादों में जिंदा रहना, और दूसरी तरफ हजारों आत्माओं की मुक्ति है, जिसका दाम है खुद का अस्तित्व मिटा देना। ये चुनाव सिर्फ रवि का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या एक व्यक्ति की याद हजारों लोगों के भुला दिए गए इतिहास से ज्यादा बड़ी है। रवि ने दूसरा रास्ता चुना। उसने माचिस नहीं जलाई, उसने अंधेरे को चुना ताकि वो आत्माएं रोशनी देख सकें। उसने दिया बुझा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? एक तेज हवा चली, हजारों चीखें एक साथ उठीं और फिर गहरी खामोशी छा गई। और वो आत्माएं? कबीर की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम घर जा रहे हैं। और सारी आत्माएं हवा में घुल गईं। तो अगली सुबह जब सिया और अमन की आंखें खुली, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। न कुलधारा का वो रात का दौरा, न कबीर नाम का कोई दोस्त, और न ही रवि। उनकी यादों में वो 4 लोग कभी थे ही नहीं, वो हमेशा से 2 ही थे। और गांव में? और कुलधारा के खंडहरों में सदियों में पहली बार कोई दिया नहीं जला। गांव पूरी तरह से शांत था। लेकिन कहानी के अंत में सबसे अनोखी बात होती है। हाँ। स्रोतों के अनुसार इतिहास की एक पुरानी किताब में जिसमें कुलधारा का जिक्र था, एक पन्ना अपने आप बदल जाता है। क्या हो जाता है उस पर? पहले उस पर लिखा था कुलधारा एक शापित गांव। अब उस पर लिखा है कुलधारा एक गांव जो कभी शापित नहीं था, बस भुला दिया गया था। तो ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये इस बात पर एक टिप्पणी है कि इतिहास कैसे लिखा और याद रखा जाता है। रवि के बलिदान ने सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, बल्कि इतिहास को भी आजाद कर दिया। उसने शाप को सच में बदल दिया। बिल्कुल। जो कहानियां भुला दी जाती हैं या जिन्हें गलत तरीके से याद रखा जाता है, वो अक्सर दंत कथाएं या शाप बन जाती हैं।
ये कहानी हमें बताती है कि किसी को याद रखना एक बहुत बड़ी ताकत भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ लाती है। क्या? अगर किसी कहानी, किसी सच को पूरी तरह से भुला दिया जाए और उसके सारे सबूत मिटा दिए जाएं, तो क्या वो कभी हुई भी थी? रवि ने हजारों आत्माओं को आजाद करने के लिए खुद के अस्तित्व को मिटा दिया, लेकिन क्या एक सच को बचाने के लिए दूसरे सच को मिटा देना सही है?